जब हम गैंग वॉर की खबरें सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? गोलियां, खून खराबा, यही सब है ना। लेकिन इन सनसनीखेज हेडलाइंस के पीछे एक बहुत ही सोची समझी, एक पूरी की पूरी काली अर्थव्यवस्था छिपी होती है। ये सिर्फ अपराध की दुनिया नहीं है, ये एक पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम है जो हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल रहकर काम करता है। आज का ये पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल से शुरू होता है, एक ऐसा टकराव जो हमें उन बड़े सिस्टम्स को समझने में मदद करेगा जो इस पूरे अंडरवर्ल्ड को असल में चलाते हैं। तो इस कहानी के सेंटर में दो लोग हैं। एक तरफ है दाऊद इब्राहिम, जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है, और दूसरी तरफ है उसका सबसे बड़ा लोकल दुश्मन रहमान डकैत। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दोनों की ताकत का सोर्स बिल्कुल अलग था। दाऊद के पास देखिए 20 लाख करोड़ की नेटवर्थ, 40 से ज्यादा देशों में फैला हुआ नेटवर्क। वहीं दूसरी तरफ रहमान डकैत, उसका अपने इलाके लियारी पर पूरा कंट्रोल था। उसके पास ऐसे वफादार लड़ाके थे जो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ये दुश्मनी पर्सनल तब हुई जब रहमान के लोगों ने दाऊद के भाई नूरा को कराची से किडनैप कर लिया। कहते हैं कि उसे मारने से पहले उसकी चीखें दाऊद को फोन पर सुनवाई गईं। ये एक सीधा और बहुत ही क्रूर मैसेज था। और इस दुश्मनी का क्लाइमैक्स वो किसी फिल्म सीन से कम नहीं था। जब पुलिस रहमान को पकड़ने गई तो वो कोई छोटी मोटी मुठभेड़ नहीं थी, वो एक जंग थी। सोचिए, रहमान का गैंग रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी जैसे मिलिट्री ग्रेड हथियारों से लड़ रहा था। इससे आप कराची के अंदर उसकी पकड़ और उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की जंग लड़ने के लिए इतना पैसा आता कहाँ से है? चलिए अब उस पहले इकोनॉमिक पिलर पर चलते हैं जो इसे फंड करता है, बड़े पैमाने पर नकली करेंसी का कारोबार। ये आंकड़ा देखिए जरा, 25,000 करोड़ रुपए। अनुमान है कि डी कंपनी और उसके सपोर्टर्स हर साल करीब करीब इतनी कीमत की नकली इंडियन करेंसी देश में पंप करते हैं। ये सिर्फ पैसा छापना नहीं है, ये एक तरह का इकोनॉमिक टेररिज्म है। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, एक पूरी इंटरनेशनल पाइपलाइन है इसके पीछे। ये नोट पाकिस्तान में छपते हैं, बांग्लादेश में इन्हें स्टॉक किया जाता है, और फिर आप यकीन नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी गुलेलों और सुरंगों जैसे तरीकों से इन्हें भारत में स्मगल किया जाता है। तो सबसे जरूरी सवाल, ये नोट कितने असली लगते हैं? मतलब असली नोट के 22 सिक्योरिटी फीचर्स में से 17 की नकल कर ली गई है। इसका मतलब है कि इन्हें खुली आंखों से पहचानना लगभग नामुमकिन है। कई बार तो बैंक के अधिकारी भी धोखा खा जाते हैं। चलिए अब अंडरवर्ल्ड की असली नींव की तरफ चलते हैं, वो जगह जहां से उसे अपना इलाका, नए लोग और छिपने के लिए पनागा मिलती है। हम बात कर रहे हैं स्लम माफिया की। ये एक पूरा सिस्टम है। स्लम लॉर्ड पहले जमीन पर कब्जा करते हैं, फिर गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें बिना किसी कागज के वो जमीन बेच देते हैं। ये एक तरह से एक राज्य के अंदर अपना ही एक राज्य बना लेते हैं, जहां सिर्फ माफिया का कानून चलता है। और ये बात इस पूरे रिश्ते को एकदम साफ कर देती है। ये इलाके सिर्फ रहने की जगह नहीं है, यह हथियार और ड्रग्स रखने के गोदाम हैं और अपराधियों को कानून से छिपाने के लिए सबसे महफूज जगह। अब चलते हैं अंडरवर्ल्ड के तीसरे और सबसे ग्लैमरस पिलर की तरफ। एक वक्त का फल फूल रहा डांस बार का कारोबार, जो मनी लॉन्ड्रिंग और गैंग एक्टिविटीज का सबसे बड़ा अड्डा था। जरा सोचिए, ये कितनी तेजी से बढ़ा। एक बार से शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड का, आप कह सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन गया। एक ऐसी जगह जहां पैसा पानी की तरह बहता था। ये कंपैरिजन तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब जिस जमाने में एक ग्लास बियर 7 रुपए की थी, उसी दौर में एक ही रात में एक डांसर पर 8.5 लाख रुपए तक उड़ा दिए जाते थे। ये दिखाता है कि इन जगहों पर कितना बेहिसाब बिना टैक्स वाला कैश हर रोज बहता था। तो ये बार सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं थी, ये असल में हर तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए ऑपरेशनल हेडक्वार्टर थे। यहीं पर सौदे होते थे, यहीं दुश्मनियां तय होती थीं और मैच फिक्सिंग जैसे बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया जाता था। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, देखते हैं कि डी कंपनी का काम करने का तरीका दुनिया के दूसरे बड़े क्राइम सिंडिकेट्स के मुकाबले कैसा है। यहाँ डी कंपनी और जापान के याकुजा का कंपैरिजन देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। याकुजा का तरीका बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। वो सीधे हफ्ता नहीं मांगते, बल्कि किसी बिल्डिंग का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे और फिर ज्यादा पैसे वसूलेंगे।
और सजा देखिए, गलती करने पर या तो खुद अपना अंग काटना पड़ता है या आत्महत्या करनी पड़ती है। ये एक बिल्कुल ही अलग लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये कि अंडरवर्ल्ड सिर्फ कुछ गुंडों का झुंड नहीं है, ये एक पूरी की पूरी पैरेलल इकोनॉमी है, एक पैरासाइट की तरह, जो हमारी असली दुनिया का ही खून चूस कर फलती फूलती है, चाहे वो नकली नोटों से हो, झुग्गियों से हो या फिर डांस बार से। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब एक शहर के अंदर इतना कुछ हो सकता है, तो जरा सोचिए, दुनिया भर में इन क्रिमिनल नेटवर्क्स का अदृश्य प्रभाव कितना गहरा और कितना ज्यादा होगा।